आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड, जिसमें स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र व राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली। ब्लूप्रिंट के अनुसार 3 नंबर का एक प्रश्न और 4 नंबर का एक प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न है 3 नंबर का, जिसमें पहले आम चुनाव की 3 खास बातें लिखिए। पहले आम चुनाव की 3 खास बातें। पहला है, पहली बार वयस्क मताधिकार प्रणाली का इस्तेमाल करके देश के सभी नागरिकों को वोट देने का मौका मिला। सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक मतदान केंद्रों की व्यवस्था की। सारे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी लोकसभा के साथ संपन्न हुए। दूसरा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया। पहले आम चुनाव से भी पहले संविधान सभा में हिंदू समाज में महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने, जातिवाद को कमज़ोर करने तथा देश भर में हिंदुओं के परिवार व संपत्ति संबंधी कानूनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक व्यापक हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको तैयार करके संविधान सभा में पेश करने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इसके समर्थन में थे, परंतु रूढ़िवादी हिंदुओं ने इसका कड़ा विरोध किया। अतः आम चुनाव के बाद इसे उठाने का निर्णय हुआ। इससे दुखी होकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। फिर है, हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता की कौन सा अवसर देती है। यह हिंदू कोड बिल की प्रमुख बातें को लिखिए। तो पहला है, अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उसकी संपत्ति में से उसके पत्नी व पुत्रों के बराबर हिस्से मिलेंगे। पहले केवल पुत्रों को ही संपत्ति में अधिकार था। दूसरा है, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध ठहराया गया। यह केवल महिलाओं पर पहले लागू था। फिर पति व पत्नी दोनों को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का समान अधिकार दिया गया। अंतर्जातीय विवाह को कानूनी मंजूरी मिली। किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेना वैध ठहराया गया। प्रश्न है, यदि हिंदू कोड बिल नहीं बनता तो क्या होता। यह हिंदू कोड बिल पारित नहीं होता तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता। यदि हिंदू कोड बिल कानून पारित नहीं होता तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर निम्न प्रभाव पड़ता, जिसमें पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता, बहुविवाह प्रथा से पारिवारिक अशांति हो जाती, बच्चे को गोद लेने की अवैधता से अनाथ बच्चों का उद्धार नहीं हो पाता, पत्नी को तलाक मांगने के अधिकार से वंचित रहना पड़ता। अगला प्रश्न, भाषा आधारित प्रदेश गठन से क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो निम्न सकारात्मक प्रभाव पड़ा। पहला, विभिन्न भाषा बोलने वालों ने देश में अपने लिए एक सम्मानजनक जगह पाई और अपनी भाषा व संस्कृतियों को विकसित करने का मौका पाया। दूसरा, प्रशासनिक कार्यों की सुविधा बढ़ी। तीसरा, विकास योजनाओं व राज्य के बहुमुखी विकास के लिए राज्यों को लाभ मिला। छठवां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक ध्यान दिया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुआ, जो 1956 तक चला। इस योजना में कृषि के विकास पर जोर दिया गया और इसके लिए विशाल बांधों व नहरों के निर्माण, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम में अत्यधिक बल दिया गया। फिर आपके मत में हमारी लोकतांत्रिक राजनीति के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पहला चुनौती है जनसंख्या वृद्धि, जो हमारे देश में लगातार बढ़ रही है, जो देश के विकास में बाधा हो रही है। वर्तमान में 121 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या भारत में है। दूसरा है आतंकवाद। हमारे देश में लगातार आतंकवाद पांव पसार रहा है। आतंकवादी गतिविधियों से भारत को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। मुंबई में हमला, संसद जैसे पवित्र स्थान में हमला इसका उदाहरण है। रोजगार के अवसर, भारत में लगातार रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। इसका कारण जनसंख्या तो है, साथ ही तकनीकी शिक्षा का अभाव भी एक कारण है। रोजगार के अवसर न मिलने से गरीबी बढ़ रही है। फिर प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था, साथ किस पर ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया कि देश में औद्योगिकरण को प्राथमिकता देना चाहिए, जिसमें शासन की विशेष भूमिका हो। भारी उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीन उत्पादन, उत्खनन, बिजली, रेलवे, परिवहन आदि का विकास शासन द्वारा हो। प्रश्न है, पहला आम चुनाव करने के लिए सरकार को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा, बताइए। पहला आम चुनाव कराने के लिए सरकार को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा। भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। इस समय अधिकांश मतदाता निरक्षर
अल्प शिक्षित थे, इसलिए बहुत विचार कर मतदान की व्यवस्था की गई, जो इस प्रकार थी। पहला, मतदाताओं की सूची बनाना आसान काम नहीं था। भारत के भौगोलिक विस्तार और यातायात की समस्याओं को देखते हुए यह आसान काम नहीं था। मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया समझाना और मतदान के लिए तैयार करना भी, मतदान केंद्र स्थापित करना, चुनाव अधिकारियों को तैनात करना, ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम था। फिर 85% मतदाता निरक्षर थे। उम्मीदवारों का पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए मतपत्र में उम्मीदवारों को अलग अलग चिन्हों के द्वारा दिखाया गया। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग बक्सा रखा गया था। मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार का वोट उस उम्मीदवार के निर्धारित बक्से में डालना था। प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार भारत की आर्थिक नीति एवं उद्देश्य क्या थे? तो पहला है मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखना, कृषि का विकास करना, औद्योगिकरण पर बल देना, खेती के साथ अन्य उद्योग को बढ़ावा देना। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 4 नंबर का। इसमें 1967 के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डालिए। तो पहला राजनीतिक घटना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण व प्रिवी पर्स की समाप्ति। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबों के पक्ष में कृषि क्रांति, भूतपूर्व राजाओं की स्वतंत्रता के बाद दी जाने वाली अनुदान राशि की समाप्ति, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किसानों को ऋण की सुविधाएँ देना। दूसरा है कांग्रेस का विभाजन। इस दौर में कांग्रेस पार्टी में विचारों के आधार पर 2 भाग बनने लगे। एक वे युवा नेता जो गरीबों के उद्धार की रणनीति बनाने और गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहती थी, तो दूसरे वे जो पुराने नेता जो बीच के रास्ते में चलना उचित समझती थी। 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली के कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस में बदल गई। फिर है बांग्लादेश युद्ध। पश्चिमी व पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध से त्रस्त बहुत से पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आए। इस तनाव के चलते 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा, जिसमें भारत पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में सफल हुआ। पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बांग्लादेश बना। फिर है आपातकाल। देश में आंतरिक अशांति के आधार पर 1975-77 तक की अवधि में आपातकाल लगाया गया। 1977 के चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस की नीतियों को नकारा और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी दलों की बहुमत देना इस बात की ओर इशारा करती है कि जनता आपातकाल के साथ नहीं थी। फिर पंजाब आंदोलन व असम आंदोलन में क्या क्या समानताएं व असमानताएं थी? पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन में निम्नलिखित समानताएं और असमानताएं थी। सबसे पहले समानता, स्वायत्तता की मांग। असम व पंजाब दोनों ही आंदोलनों में प्रदेश की जनता असम व पंजाब की स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। दूसरा है संसाधनों का स्वयं दोहन। दोनों ही प्रदेशों में जनता प्राकृतिक संसाधनों का दोहन स्वयं के प्रदेश के लोग ही करेंगे, यह मांग कर रहे थे। असम में संसाधनों का दोहन वहाँ बंगला भाषा बोलने वाले कर रहे थे। वहीं पंजाब में राजनीतिक स्वतंत्रता न मिलने से नियंत्रण सरकार के हाथों में था। फिर विदेशी हस्तक्षेप न हो या गैर राज्यों का। दोनों ही आंदोलनों की मांग थी कि राज्य में गैर राज्यों या विदेशी हस्तक्षेप न हो। असम में जहाँ विदेशी नागरिक बांग्लादेशी उनके रोजगार के साधन छीन रहे थे, वहीं पंजाब में गैर राज्यों का हस्तक्षेप था। असमानताएं। रोजगार की लड़ाई। असम की लड़ाई जहां रोजगार को लेकर लड़ी गई, वहीं पंजाब का आंदोलन अंततः अलग राज्य खालिस्तान बनाने की मांग को लेकर लड़ा गया। दूसरा, पंजाब का सेना में स्थान। पंजाबी लोगों को सेना में स्थान मिले, सिखों की सेना में अधिक संख्या भर्ती की जाए, प्रमुख मांगे थी। तो वहीं असम में ऐसा कोई मांग नहीं था। फिर विदेशी लोगों को निकालने का आंदोलन। असम का आंदोलन मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों को, जिनमें बांग्लादेशी प्रमुख थे, उनको असम से बाहर निकाला जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिल सके। पंजाब में विदेशी लोगों का कोई मुद्दा नहीं था। आपातकाल क्या है? 1975-77 के बीच में सरकार ने क्या क्या लोकतांत्रिक कार्य किए? प्रश्न है। 1975 में सरकार का यह मानना था कि देश में बढ़ रहे आंदोलन में देश में अशांति, अराजकता व अस्थिरता को खतरा है, अतः देश को बचाने के लिए आपातकाल जरूरी हो गया था। आपातकाल की व्यवस्था का
संविधान में भी स्पष्ट उल्लेख है कि यदि देश के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या देश में वित्तीय संकट, देश में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो या देश में वित्तीय संकट में या देश में बाहरी आक्रमण हो, तो ऐसी स्थिति में देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपातकाल में किए गए अलोकतांत्रिक कार्य। आपातकाल के दौरान सारे विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। श्री जयप्रकाश नारायण सहित सारे नेताओं को जेल में कैद कर लिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। समाचार पत्र में वही छपता था जो सरकार चाहती थी। निष्पक्ष संपादन बंद हो गया। नेताओं की गिरफ्तारी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत किया गया, क्योंकि नेताओं की गिरफ्तारी की गई। सरकार द्वारा संसद में बहुमत का उपयोग करते हुए संविधान में कई संशोधन किए गए और अलोकतांत्रिक कानून बनाए गए। सरकारी नीतियों का विरोध करने और संगठन बनाने के अधिकार छीन लिए गए। फिर प्रश्न है, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों प्रदान नहीं किया गया है? कारण बताइए। तो संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा इसलिए प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि संविधान सभा में लंबी बहस के बाद निर्णय लिया गया कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी हिंदी के स्थान पर राजभाषा प्रशासन कार्य के रूप में प्रयोग होती रहेगी। जब 1965 में हिंदी को राजभाषा बनाया जा रहा था, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में इसका विरोध शुरू हो गया। आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव तमिलनाडु में हुआ। वहाँ इस निर्णय के खिलाफ धरना प्रदर्शन व हड़ताल होने लगे। पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच झड़प होने लगी। इस झड़प में 70 से अधिक लोग मारे गए। कांग्रेस खुद इस मुद्दे पर भीतर से बढ़ गई। तमिलनाडु के 2 केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। इन सब परिस्थितियों के कारण प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य की सहमति के बिना उस पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। प्रश्न है, भाषा के आधार पर प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया? कारण लिखिए। तो भाषा के आधार पर प्रदेश का पुनर्गठन करने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, 1917 में ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आपसी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। स्वतंत्रता के पश्चात इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में जन आंदोलन चलने लगे। विशेषतः महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में 1952 में पुट्टी श्री रामुलु ने अलग आंध्र प्रदेश बनाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया तथा 58 दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात वहाँ पर हिंसा हो गई तथा कई लोग मर गए। अंततः अक्टूबर 1953 में अलग आंध्र प्रदेश बन गया। जब आंध्र प्रदेश बना तो इसको देखते हुए अन्य राज्यों में भी जोर शोर से अलग अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। सरकार को विवश होकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, जिसने 1955 में इस बात को मान लिया। इस प्रकार भारत में भाषा के आधार पर राज्य सहित राज्य गठित होते चले गए, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड आदि राज्य इसके उदाहरण हैं। प्रश्न है ये, इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? उत्तर है, 7वें दशक में कांग्रेस में मतभेद बढ़ने लगे थे। एक और युवा नेता थे जिन्हें युवा तुर्क कहा जाता था, जो गरीब के पक्ष में थे, तीव्र कदम उठाना चाहते थे और उनका वामपंथी दलों की तरफ झुकाव था। दूसरी ओर संगठन के पुराने नेता थे जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था। वे बीच के रास्ते पर चलना चाहते थे। कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता इंदिरा गांधी की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए सन 1969 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया तथा विपक्षी दल के उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर यह आरोप लगाया कि वे सरकार की गरीबों के पक्ष में बनाई जाने वाली नीतियों को लागू करने के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी के कहने पर बहुत से कांग्रेसियों ने, विधायकों और सांसदों ने श्री गिरी के पक्ष में मतदान किया और वे चुनाव जीत गए। इस घटना के बाद कांग्रेस की फूट वास्तविक विभाजन में बदल गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस व के कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न है
और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।